अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जापान में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या जापान में स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन जापान की तरफ से स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए एक वीडियो सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें हम हर यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिकली उसकी एडमिशन प्रोसीजर और डिफरेंट गाइडलाइंस उस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इसमें आज जो है हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के हवाले से बात करेंगे, इसमें किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और कितने तरीक़े हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान की एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है। इसमें अंडरग्रेड से लेकर डॉक्टरल प्रोग्राम्स तक हर डिपार्टमेंट मौजूद है और ये यूनिवर्सिटी 17 नोबल लॉरेट्स होल्डर है। यहाँ पर तकरीबन 75 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इस वक्त इनरोल हैं। आमतौर पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दो तरीक़े हैं, या तो यूनिवर्सिटी ट्रैक है या एम्बेसी ट्रैक है। पहले हम आज बात करेंगे एम्बेसी ट्रैक पर, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस पर और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं। इन तीनों तरीक़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा अन्ना वक़ार साहिबा से कि वो एम्बेसी रिकमेंडेड या एम्बेसी चैनल से किस तरीके से एडमिशन हम हासिल कर सकते हैं उस हवाले से हमें गाइड करें। पहले तो आप अपना तारुफ कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीजर बता दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अना वकार है और मैं अभी करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मास्टर्स के प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ। मेरा डिपार्टमेंट अर्बन इंजीनियरिंग है और अभी मेरा रिसर्च स्टूडेंट का स्टेटस है। मैं अप्रैल 2023 में टोक्यो अभी आई हूँ और अभी मैं आप लोगों को सारा ये प्रोसेस बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट्स आपको एचईसी से टेस्टेड चाहिए होती हैं। अ, अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो आप वो अपनी साथ उसको उसकी टेस्टेड कॉपी भेजेंगे या आप प्रोविजनल अपनी सर्टिफिकेट भेजेंगे अगर आपकी डिग्री अंडर प्रोसेस है। रिसर्च प्रपोजल होगा जो कि जिसका फॉर्मेट आपको जापानीज एम्बेसी की वेबसाइट पे मिलेगा। उसके अलावा एक हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, उसका भी फॉर्मेट वेबसाइट पर है अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी सिर्फ एक प्रोफेसर की रिकमेंडेशन होगी। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके एम्प्लॉयर की भी साथ रिकमेंडेशन लगेगी। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगी। सबसे बेहतरीन बात इस स्कॉलरशिप की है कि आपको ना टोफल रिक्वायर्ड है ना आइल्स रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा आपका CGPA की लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि है 3.4 आउट ऑफ 4 और 80%। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रिपेयर करने होते हैं और ये आप एम्बेसी जो आपकी इस्लामाबाद में है उसको आपने TCS करना होता है। उसके बाद आपको इवेंचुअली इस प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद कॉल बैक आता है कि आपने इस्लामाबाद आना है फॉर योर रिटन टेस्ट। और अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू किया जाता है। तो ये 2 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आपसे जापानीज लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका रिटन एग्जाम होता है। तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको उसी दिन शाम को फिर कॉल आ जाती है कि आपको नेक्स्ट डे आना है अपने इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में के पैनल में आपकी डिपार्टमेंट से रेलेवेंट लोगों को बिठाया जाता है जो आपसे काफी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपकी रिसर्च प्रपोजल को। उसके बाद एक थोड़ा लंबा वेटिंग पीरियड आता है जिसके बाद फिर आपको इवेंचुअली एक प्राइमरी स्क्रीनिंग क्लियरेंस फॉर्म मिल जाता है। और वो फॉर्म आपने फिर कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल करना होता है फॉर द प्रोफेसर्स। आपने बेसिकली अपनी इनिशियल स्क्रीनिंग के टाइम पे एक डॉक्यूमेंट आपने भेजना था जिसमें आपने अपनी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स के आपने नाम मेंशन किए हुए थे। लेकिन आप इंटरव्यू के बाद अगर यू वांट टू चेंज आप चेंज भी कर सकते हो अपने प्रोफेसर और अपनी यूनिवर्सिटीज को। तो फिर आप जाते हैं जापानीज वेबसाइट आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे। आप वहां से सबकी ईमेल आईडीज लें। आप कांटेक्ट करना शुरू करें प्रोफेसर्स को।
उसका भी एक थोड़ा तरीकेकार होता है, जिसमें आपने सबसे पहले एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन अपना देना होता है, अपना साथ क्लियरेंस फॉर्म आपने लगाना होता है, अपना सीवी लगाना होता है। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है आपके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट, अगर पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट है, आप वो लगाते हैं और आप इस तरह कांटेक्ट करते हैं। अक्सर आपको प्रोफेसर रिप्लाई कर देते हैं, कई दफ़ा रिप्लाई नहीं भी करते, तो देन यू मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कोई प्रोफेसर रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप फिर और प्रोफेसर्स ढूंढें यूजुअली, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लें, 3 से 4 दिन 5 दिन, उस टाइम तक यूजुअली रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आ रहा रिप्लाई तो फिर मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट प्रोफेसर। और उसके बाद आपको जब ये आप सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा तो प्रोफेसर्स ही इतने एम्पावर्ड होते हैं कि वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आगे दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने के बाद वो आपको कहेंगे कि अच्छा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल आईडी के ऊपर भेजें, और फिर आपको वहां से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हर यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में हमारा टी सेंस का एप्लीकेशन पोर्टल था, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को नहीं भेजने थे, सिर्फ मुझे इस पूरे पोर्टल पे अपलोड करने थे और अपने डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक अपलोड करने थे। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद बाय अराउंड अगस्त आप अपना ये सारा अप्लाई करते हो, और आपको बाय फरवरी आपको अपनी फाइनल एक्सेप्टेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। फरवरी से थोड़ा पहले भी आ सकती हैं। और अराउंड दैट टाइम फिर आपको, आपने जो अपनी प्रायोरिटीज दी होती हैं यूनिवर्सिटी की, आप वो लिस्ट दोबारा अपनी रीवर्क करते हो अलोंग विद योर एक्सेप्टेंसेस, और आप वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हो। फिर एम्बेसी के ऊपर है कि वो आपको किस यूनिवर्सिटी में डालेंगे। यह सारा वीजा का प्रोसेस होता है, वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यूनिवर्सिटी आपको लुक आफ्टर करती है, और यूनिवर्सिटी करती है, और आपका जो एम्बेसी है वो मेनली आपका ये प्रोसेस को टेक ओवर कर लेते हैं। तो आपने अपना पासपोर्ट भेजना होता है, वो इतनी कोई इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने अपनी कोई फाइनेंशियल्स भी नहीं आपने शो करने होते हैं, तो वो काफी आसान होता है। और उस टाइम पे आपको, लेकिन कुछ चीजें होती हैं इस स्टेज पे, अगर आपने प्रीवियस स्टेज में वो चीजें अपनी अप्लाई नहीं की होती, तो आपने यहाँ अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट्स और अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक जो डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने इस स्टेज पे यहाँ सबमिट करना होता है। मैंने पर्सनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले स्टेज में ही कर दिए थे। सबमिट तो डिपेंड करता है, तो आपको इस टाइम तक अपने वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। और इसके बाद फिर आपका द एंटायर प्रोसेस इज डन। फिर आपको जापान आने के लिए तैयारी शुरू करनी होती है। आपको अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी होती है। आप यूजुअली यूनिवर्सिटी इसमें आपको हेल्प आउट कर देती है कि आपको किसी डॉर्म, पहले साल आपको डॉर्म दे दिया जाता है, तो वो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपको थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना होता है जापान में फॉर अ मंथ और सो, चूंकि आपका जो पहला स्टाइपेंड होता है नेक्स्ट का, वो आपको नेक्स्ट महीने की एंड पे जाके मिलता है। तो आप समझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। तो वो हो जाता है मैनेज, लेकिन आपको ऑब्वियसली रेंट में बहुत बड़ा चंक निकल जाता है। तो वो आपने एक थोड़ा सोच कर आना होता है कि आप अपने साथ तकरीबन, अगर आपका 146,000 अभी तक हमारा कंसिस्टेंटली स्टाइपेंड चल रहा है नेक्स्ट का, तो आप उससे थोड़ा बढ़कर ही आप लाएं। आपको ये अराउंड 250,000 येन तक अपने साथ रखें। 250 to 300,000 येन तक मिनिमम आप अपने साथ लेकर आए फॉर दोज फर्स्ट 2 मंथ्स। तो आपका प्रोसेस इंशाल्लाह बड़ा स्मूथली चलेगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अना साहिबा, जो कि एम्बेसी ट्रैक के हवाले से हमें गाइड कर रही थी। अब हम जाते हैं मोहतरमा निमरा ज़फ़र की तरफ, जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस पर जापान से अंडर ग्रेड एजुकेशन हासिल की है, और अंडर ग्रेड स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद अब जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स कर रही है, जो कि एक बेहतरीन मिसाल है सेल्फ फाइनेंस पर जापान आने के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। जी मोहतरमा, पहले आप इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद प्रोसीजर से आगाह करें। थैंक यू सो मच मनाजिर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निमरा ज़फ़र कमरानी है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं जापान इनिशियली अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के लिए आई थी, और नाउ आई एम अ मास्टर स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड आई एम परस्यूइंग पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट।
जब मैं अप्लाई कर रही थी इन 2017, मुझे मैक्स स्कॉलरशिप या किसी और पब्लिक स्कॉलरशिप के बारे में मालूम नहीं था. My father wanted a child in Japan, and that's how I came here. We didn't know much about the scholarships. तो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया. द एप्लीकेशंस ओपन अराउंड सितंबर, और मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया डायरेक्टली, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा. और वहाँ से मैंने अप्लाई किया था स्कूल ऑफ सोशल एंड इंटरनेशनल स्टडीज, एंड माय मेजर वाज सोशल साइंसेस. तो जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है वो सितंबर अराउंड दिसंबर शुरू होती है. एंड इन दैट यू नीड टू सबमिट TOEFL स्कोर, अपने ट्रांसक्रिप्ट of your school, high school or extracurricular qualifications अगर आपके हैं, but I would suggest that they are very important. And SAT scores, if you have those, and you have to write a personal statement in which you describe why you are interested in Japan, why you're interested in the university, or why are you interested in the subject that you're applying to. और इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होती है. एक रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होता है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, डायरेक्टली उनके. और दूसरा आपको चाहिए होता है अपनी टीचर, होम स्कूल क्लास टीचर से, लाइक जो आपको ज्यादा जानते हो ना, उनसे. So I would highly recommend, if you are planning on coming to university without, if you don't get into Max, but the other option is that you make your, like your grades very strong, your extracurricular qualifications very strong, like then it gives you high chance that you get a scholarship as well. उसके अलावा, even if you don't get any scholarship, imagine if you don't get Maxed or any other private scholarship, but it's really, once you get into the university, अगर आपकी university में selection हो जाती है, you can apply to other private and public scholarship. There are a lot of scholarships, and when it comes to that, Japan is very generous. Like private companies as well as public sectors are also like giving out scholarships. So it is highly likely that you would get a scholarship, but it's not promised that you would get it right away. Like the moment you come to Japan, you will have a scholarship. It doesn't mean that. So you have to have some like savings for surviving, like for the initial months, like for like 5-6, I would say like 10 months, you should prepare yourself like to self-finance. And then other than that, you can also apply for like tuition waivers. I know Manazir will talk more on that later on. I had to be in Pakistan उसके स्कॉलरशिप के लिए. तो जब मैं जापान में थी तो मैं किसी स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड नहीं थी. तो I had to go through a very special kind of next application जो बहुत ही simple रहता है. But for that, you need to be like accepted in the university first. They need to see you like the whole first semester. They need to see you that you are like eligible for a scholarship. So they check on you for how you perform in the semester. So and then the other documentation is very easy. You just submit your transcript and you have an interview with one professor, and that's how you get the one that I got, like the special kind of Max scholarship. Yeah. That's it for me. Yes, thank you, Manazir. Thank you very much, Nimra, for comprehensive guidance. Now I will proceed with university track. जैसा कि मैं लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में आया हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक को ही एक्सप्लेन करूँगा. दो मेजर डिफरेंसेस हैं एम्बेसी ट्रैक जो कि डिस्कस हुआ और यूनिवर्सिटी ट्रैक में. एक तो इसकी एप्लीकेशन फीस है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए प्रोफेसर से. आपने सिंपली टीसेंस पे जाके जब एप्लीकेशंस ओपन हो तो प्रोग्राम्स को आपने सर्च आउट करना है और उसमें देखना है कि कौन सी प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीटें मौजूद हैं या कौन सी प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने सारी डॉक्यूमेंट्स जो अनवाफार ने बताए आपको, वो सारे आपने अपलोड कर देना है डेडलाइन से पहले. जब आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देते हैं डेडलाइन से पहले, तो यूनिवर्सिटी खुद उसको
चेक करती है। चेक करने के बाद एक प्री सिलेक्शन लिस्ट बनाती है और रिजल्ट अनाउंस होता है। प्री सिलेक्शन के बाद जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करती है। और इसमें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कैंडिडेट ने नहीं देना होता है, बल्कि एप्लीकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, बाकी प्रोसीजर यूनिवर्सिटी खुद कर देती है। एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तानी कोई 30,000 रुपीज़ जमा करवाने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की वजह से भागते हैं एप्लीकेशन से। तो मैं इंकरेज करूँगा कि थोड़ा आप बर्दाश्त करें और ये 30,000 जमा करके अप्लाई करें। खुसूसन जब आप अप्लाई कर रहे हों तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें सीटें कितनी हैं और स्कॉलरशिप की सीटें कितनी, स्पेशली उन चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी ट्रैक के लिए है वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी हैं, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एडीबी स्कॉलरशिप है। एडीबी स्कॉलरशिप के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना लाजमी है, और एक इनकम रेंज है, आपकी फैमिली की इनकम रेंज उस रेंज के अंदर हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडीबी स्कॉलरशिप। इसी तरह युदा मेमोरियल स्कॉलरशिप है, शिम्जो कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। इवन अगर इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट कर देती है लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, फिर भी आप जापान आने के बाद यूनिवर्सिटी से फ़ीस को माफ़ करवा सकते हैं एप्लीकेशन देके। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ भी नहीं होती है तो आप यूनिवर्सिटी से लोन भी लेके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बस ये है कि इसमें यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं आगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स यही है। CGPA का रेंज जो है ना, जैसे मैक्स के लिए है वैसे इसमें नहीं है। CGPA जितनी भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मेरिट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह के कैंडिडेट्स हैं और मेरिट लिस्ट किस तरह वरी करता है। अब मैं लास्ट स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए निम्रा को दावत देता हूँ कि वो एक्सप्लेन करें। You pass the screening for the Max Scholarship, you're required to reach out to professors, but please make sure that आप एक या दो प्रोफेसर सेम लैब से एक दो प्रोफेसर को ईमेल ना करें। ट्राई टू ईमेल लाइक 1 person per lab, 1 professor per lab। अगर आप किसी और प्रोफेसर को कर रहे हैं रीच आउट, देन मेक श्योर दैट ही बिलोंग्स टू अनदर lab or university, and do not send multiple emails past the screening for the Max Scholarship. You're required to reach out to professors, but please make sure that आप एक या दो प्रोफेसर सेम लैब से एक दो प्रोफेसर को ईमेल ना करें। ट्राई टू ईमेल लाइक 1 person per lab, 1 professor per lab। अगर आप किसी और प्रोफेसर को कर रहे हैं रीच आउट, देन मेक श्योर दैट ही बिलोंग्स टू अनदर lab or university, and do not send multiple emails within like few days. Try to have some gap when you're sending reminders. अगर आपने आज email भेजी है तो try to send them like 1 to 2 days later after you have sent your first email as a reminder. And please don't be so don't tell them that you are very poor and cannot afford to study. This tactic never works. It will only make you look very like not professional. So try to be professional and be creative with your words, and not be so direct and say that, oh, I'm very poor, I come from that does not work, because there are a lot of people who cannot afford. So be creative and show that you are capable in other ways, like you are capable, you have good credentials, and you deserve to study here. Show that
you are a good student and you really want to study in the university and, pursue your academics here. So yeah, please make sure that you're not being too direct like that. Thank Okay. you. Okay, thank you so much, Anna Waqar and Nimra Zafar, for your precious time and for your generous guidance. इसी तरह नाजरीन हम हर यूनिवर्सिटी के लिए गाइडेंस सेशंस बनाएंगे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के हवाले से था, और ये प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन की पेजेस पे और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होंगी। आप जो है ना वहाँ से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। Once again, thank you so much, Nimra Zafar and Anna Waqar.